नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लूसेंट जीके कवर कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इतिहास में हम लोग मध्यकालीन भारत देख रहे हैं, जिसका ऑलरेडी 12 पार्ट बन चुका है। ये 13वां पार्ट है, पार्ट 13। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार से कमेंट सेक्शन में जाके जय हिंद जरूर लिख दीजिए। तो चलिए हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा यहाँ से शुरू करने वाले हैं, मुगल शासन व्यवस्था से। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने कवर किया था पिछले वाले लेक्चर में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल पे, जाके उसे देख लीजिएगा। तो आज हम लोग शुरू कहाँ से करने वाले हैं, तो मुगल शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको यहाँ पे कवर करेंगे। तो दिया गया सबसे पहला पॉइंट कि मंत्री परिषद को विराजत कहा जाता था। तो जो मुगल शासन व्यवस्था था, ठीक है, तो उसमें जो मंत्री परिषद हुआ करता था उसे किस नाम से, उसे क्या बोला जाता था, तो विजारत। ठीक है, विजारत उसे कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था, विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। तो जो बाबर का शासनकाल था, अगर मुगल मुगल शासन व्यवस्था की बात करें तो उसमें जो बाबर का शासनकाल था उस टाइम में जो वजीर का पद था वो काफी महत्वपूर्ण पद था। सम्राट के बाद, ठीक है, जो सम्राट था उसके बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था। ठीक है, यानी कि जो सम्राट था तो वो शासन के कार्यों के अगर संचालित करने वाला, अगर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी की बात करें तो वो कौन हुआ करता था, वकील हुआ करता था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो जो उसके कर्तव्य था यानी कि जो उसका कार्य था, तो अकबर के द्वारा क्या किया गया कि जो दीवान, मीर बख्शी, ठीक है, उसके अलावा सद्र उस सद्र एवं मीर समन, ठीक है, एवं मीर समन में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। ठीक है, तो जो औरंगजेब था उसके समय की अगर हम बात करें तो आसन खान का जो व्यक्ति था उसने सबसे ज़्यादा यानी कि 31 वर्ष तक जो दीवान का पद था, ठीक है, तो उस पर उसने कार्य किया था। तो सबसे ज़्यादा दीवान के पद पर कौन कार्य किया था, तो औरंगजेब के समय में असद खान ने किया था। ठीक है, मीर बख्शी द्वारा सरखत, ठीक है, मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। तो जो मीर बख्शी था उसके द्वारा एक पत्र होता था जिसका नाम हुआ करता था सरकत। तो उसी पत्र पे अगर वो जो मीर बख्शी होता था, अगर वो साइन नहीं करता था, हस्ताक्षर नहीं करता था, तो जो भी सेना थे उनका वेतन नहीं मिल पाता था। तो उसका साइन सेना को वेतन पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था, ठीक है, जब कभी जो सद्र था वो न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। तो उसे कब काजी कहा जाता था कि जब सद्र न्याय विभाग के जो भी प्रमुख कार्य हैं उसको जब वो करता था तब उसे काजी कहा जाता था। ठीक है, लगानहीन भूमि, ठीक है, जिसको मदद ए मास कहा जाता है, इसका निरीक्षण कौन करता था, तो जो सद्र होता था, सद्र ही क्या करता था, लगानहीन भूमि का निरीक्षण करता था। ठीक है, लगानहीन भूमि का निरीक्षण का कार्य कौन करता था, तो सद्र करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया कि सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समान कहलाता था। तो जो सम्राट थे, ठीक है, यानी कि जो सम्राट हुआ करते थे उनके जो घरेलू विभाग है उसके अगर प्रधान की बात करें तो उनका प्रधान कौन होता था, मीर समान। ठीक है, वो क्या क्या कहलाता था, मीर समान कहलाता था। यहाँ पे कुछ दिया गया है कि मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य। तो जो मुगल काल में जो प्रमुख अधिकारी थे और उनका क्या कार्य था उसको समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया सबसे पहले सूबेदार। तो सूबेदार एक पद था और उनके कार्य की बात करें तो प्रांतों में शांति स्थापित करना कार्य था उनका। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें दीवान, तो दीवान का क्या कार्य था, तो जो प्रांतीय राजस्व का प्रधान, ठीक है, प्रांतीय राजस्व का ये प्रधान था। ठीक है, जो प्रांतीय राजस्व थे उसका प्रधान था, यानी कि सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह इनका था। बख्शी की अगर बात करें, जो बख्शी पद था तो इसका कार्य था प्रांतीय सैन्य प्रधान। जो प्रांतीय सैनिक थे उनके प्रधान थे। फौजदार की बात करें तो जो जिले का प्रधान था फौज अधिकारी। ठीक है, जिले का प्रधान फौज अधिकारी। आमिल या अमल गुजार की बात करें तो जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी हुआ करता था। जो जिला होता था उसके प्रमुख राजस्व का जो था वो कौन था, तो आमिल या फिर उसे अमल गुजार कहा जाता था। कोतवाल की बात करें तो नगर का जो प्रधान था वो कोतवाल होता था। ठीक है, उसके अलावा अगर सिकदार की बात करें तो परगने का प्रमुख अधिकारी, जो परगने होता था उसका प्रमुख अधिकारी कौन होता था, सिकदार। आमिल की बात करें तो ग्राम के कृषकों को प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना। तो आमिल का क्या काम था कि जो भी गांव के कृषक थे, ठीक है, जो खेती करते थे उनके से डायरेक्ट संबंध बनाना और लगान निर्धारित करना। ठीक है, उनके अगेंस्ट लगान अधिकार
निर्धारित करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान जो होता था वो कौन होता था, तो दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। ठीक है, जो सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान किसे कहा जाता था, तो दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्र से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। ठीक है, तो जो शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य, ये सब किसका काम था, तो एक अधिकारी था जिसका नाम था मुहतसिब। ठीक है, मुहतसिब जो नामक अधिकारी था उसका ही ये कार्य था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, और सरकार का परगना या महाल में। ठीक है, और महाल का जिला या दस्तूर में, और दस्तूर ग्राम में बटे थे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस वाइज दिया गया। तो सबसे पहले समझिए। ठीक है, तो जो प्रशासन की अगर दृष्टि से बात करें तो जो मुगल साम्राज्य था उसका बंटवारा किस तरह से हुआ था, जो सबसे ऊपर था वो सूबे थे। ठीक है, और सूबों को सरकार में बांटा गया था, और जो सरकार थे उसको परगना में, ठीक है, या फिर महाल, परगना या महाल में, और महाल का जिला या दस्तूर में। ठीक है, और दस्तूर जो था वो छोटे छोटे गाँव में बटे थे। जैसे अभी है ना हमारे देश में, देश हो गया, देश के बाद राज्य हो गया, राज्य के बाद क्या होता है कि राज्य में कमिश्नरी हो जाता है। ठीक है, उसका जिला हो जाता है, जिले के बाद उसके बाद प्रखंड होता है, इस तरह से गांव होता है। इसी तरह से ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उस समय भी ये चीज़ चल रहा था। आगे अगर हम देखें तो दिया गया कि प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो कौन क्या थी, तो ग्राम, यानी कि जो ग्राम यानी कि जो गांव थी वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। तो इसे मावदा या दीह भी कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों का नगला कहा जाता था। ठीक है, तो जो अगर मालवा के अंतर्गत बात करें, जो छोटी छोटी बस्ती हुआ करते थे, तो उस बस्तियों को क्या कहा जाता था, तो नगला कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नगला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकना नाम की एक नई इकाई का स्थापना की गई थी। ठीक है, तो शाहजहां के शासनकाल में क्या किया गया था कि सरकार एवं परगना के बीच एक चकला नाम का एक नई इकाई स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि शाहजहां के शासनकाल में क्या किया गया था कि जो सरकार थी और परगना, उसके बीच में एक उसके मतलब बीच में एक चकला नाम का एक नया इकाई का स्थापना किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे दिया गया कि भूमिकर के विभाजन के आधार पर, ठीक है, यानी कि जो भूमि था, तो भूमिकर के जो विभाजन थे उसके आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। तो जो मुगल साम्राज्य की जो पूरी भूमि थी वो कितने वर्गों में विभाजित थी और किस वजह से, तो भूमिकर के विभाजन के अधिकार पर। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सा भूमि है। जैसे कि पहला यहाँ पे दिया गया खालसा भूमि। ठीक है, सबसे पहला क्या दिया गया, खालसा भूमि। तो खालसा भूमि का मतलब क्या था कि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में, तो ये डायरेक्ट किसके कंट्रोल में था, तो जो खालसा भूमि हुआ करता था वो डायरेक्ट बादशाह के नियंत्रण में था। उसके बाद दूसरा था जागीर भूमि, तो तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि। ठीक है, जैसे कि कुछ जो भी काम कर रहे थे बादशाह के अंतर्गत, तो उन्हें तनख्वाह के बदले जो भूमि दिया गया उसे जागीर भूमि कहा गया। और तीसरे नंबर पे था सयूलगल। ठीक है, सयूरगल या मदद ए मास। ठीक है, तो सयूरगल या मदद ए मास का मतलब होता था कि अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। यानी कि जो भूमि अनुदान में दिया गया है और उस पर कोई लगान नहीं था, उसे सयूरगल या फिर मदद ए मास कहा जाता था। ठीक है, या उसे मिल्क भी कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो दिया गया है कि शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। तो जो अकबर था और शेरशाह दोनों एक पद्धति अपनाते थे जो कि भू राजस्व हेतु अपनाया जाता था, और उस पद्धति का नाम था राई। ठीक है, तो राई, ये राई जो था शेरशाह और अकबर दोनों के द्वारा अपनाया गया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। ठीक है, तो जो अकबर था उसने क्या किया, एक अधिकारी को नियुक्त किया। कब किया, तो 1573 ईस्वी में। और उसका काम क्या था कि जो भी उसका क्षेत्र था वहां से कम 1 करोड़ का दाम उसको वसूलना था। तो समझ सकते हैं 1 करोड़ लोगों से ही वसूला जाता था। और ये काम किसका था, एक अधिकारी का था जिसे अकबर ने 1573 ईस्वी में नियुक्त किया था। 1580 में अकबर ने दहसाला नाम, ठीक है, दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1580 में जो अकबर था उसने क्या किया, एक नया प्रणाली आरंभ किया। ठीक है, जिसका नाम था दहसाला नाम। ठीक है, दहसाला उसका नाम था। तो दहसाला
जो था एक नया प्रणाली था। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था है उसको दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, तो टोडरमल बंदोबस्त। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। और ये जो व्यवस्था आया इसके अंतर्गत क्या किया गया कि जो भी भूमि था, ठीक है, जो भूमि था उसे कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में विभाजित किया गया। चलिए चारों भाग देख लेते हैं क्या क्या था। तो पहला अगर भाग देखें तो पहला है पोजल। ठीक है, पोजल। तो पोजल की अगर हम बात करें तो जो पोजल था इसमें नियमित रूप से खेती होती थी। तो पोजल किसे कहा गया कि वो भूमि, वो जमीन जिसमें नियमित रूप से खेती होती थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, नियमित रूप से खेती होता था। दूसरा था पर्ती, यानी कि इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। यानी कि जो पर्ती हुआ था उस पे क्या होता था कि हमेशा खेती नहीं होता था, 1 या 2 साल के अंतराल पे खेती होता था। ठीक है, 1 या 2 साल के अंतराल पे खेती होता था। अगर थर्ड देखे तो चाचर। ठीक है, तो जो चाचर था, चाचर इस पर 3 या 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। ठीक है, इस पे क्या किया जाता था, 3 या 4 वर्ष के अंतराल पे खेती किया जाता था। आगे अगर हम देखें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है, बंजर। ठीक है, तो बंजर की अगर हम बात करें तो यह खेती, जो बंजर होता था यह खेती योग्य भूमि नहीं थी। यानी कि इसमें खेती होता ही नहीं था, फसल होता ही नहीं था और इस पर लगान नहीं उछला जाता था। ठीक है, तो जो बंजर होता था उस पर लगान नहीं उछला जाता था। 1 मिनट गाइस। तो जो बंजर होता था, ठीक है, जो बंजर भूमि होता था उसको, उस पे खेती, अभी भी आप सुनते होंगे कि जो जमीन बंजर पड़ जाता है उस पे खेती नहीं होता है। तो जो खेती होगा ही नहीं उस पे लगान नहीं उछला जाता था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया कि 1570-71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण को 2 श्रेणी थी। ठीक है, जो कर निर्धारण थी उसकी 2 श्रेणी थी। तो क्या हुआ कि 1570 और 71 ईस्वी के टाइम में टोडरमल ने क्या किया कि जो खालसा भूमि था, ठीक है, खालसा भूमि, तो खालसा भूमि पर क्या किया कि भू राजस्व की एक नई प्रणाली जब्ती प्रारंभ कर दिया। और इसमें निर्धारण की गई 2 श्रेणी। ठीक है, एक तो को तखसीस, ठीक है, तखसीस, एवं दूसरे को तहसील कहते थे। एक को क्या कहते थे, तखसीस, और दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। तो जो औरंगजेब था उसके शासनकाल में उसने क्या किया कि जो एक प्रणाली हुआ कर जिसका नाम था नस्क प्रणाली, तो उसने उसको अपनाया और उसमें किया क्या कि जो भू राजस्व की राशि थी उसको उपज का आधा कर दिया। यानी कि जितना उपज होगा उसके आधा आपको, उसका जो कर था उसे आपको देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुगल काल था, यहाँ पे क्या दिया गया कि मुगल काल में जो कृषक थे उसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे मुगल काल में। कौन कौन से, आइए देखते हैं। तो पहला है खुद कास्त। ठीक है, दूसरा है पाही कास्त और तीसरा है मुजारियन। ठीक है, खुद कास्त, पाही कास्त और तीसरा मुजारियन। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं कि खुद कास्त के कौन थे। तो खुद कास्त की अगर बात करें तो ये किसान उसी गांव का भूमि पर खेती करते थे जहाँ के वो निवासी थे। ठीक है, यानी कि जो खुद कास्त थे यानी कि खुद के गांव के जो खेत होते थे उस पर ही वो खेती करते थे। पाही कास्त की अगर बात करें तो ये दूसरे गांव जाकर कृषि करते थे। ठीक है, जो दूसरे गांव जाकर खेती करते थे उन्हें पाही कास्त कहा गया। और मुजारियन यानी कि जो खुद कास्त कृषकों के भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मुजारियन कौन थे कि जो खुद कास्त थे, यानी कि मान लीजिए कि आप का जो ज़मीन है आपके गांव में है और ऐसे लोग जो आपका खेत किराए पर लेकर उसमें खेती करते हैं तो उन्हें मुजारियन कहा गया। ठीक है, तो इसको खुद से रिलेट करके थोड़ा सा समझिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मुजारियन, पाही कास्त से खुद कास्ट समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट दिया गया कि मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई, ठीक ठीक है, तो जो मुगल का समय था उस समय रुपये की सर्वाधिक जो ढलाई थी औरंगजेब के समय में हुई। तो सबसे ज़्यादा जो रुपये का ढलाई हुआ किसके समय में किया गया, औरंगजेब के समय में किया गया। आना सिक्के का प्रचलन जो था वो शाहजहां ने करवाया। ठीक है, तो आप सुने होंगे अभी तो नहीं चलता है 4 आना 8 आना। तो जो आना था ना, वो जो आना सिक्का, इसका प्रचलन किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, शाहजहां ने आना सिक्के का प्रचलन करवाया था। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई। तो जो जहांगीर हुआ उसने क्या किया कि जब उसका टाइम चल रहा था तो उस समय उसने अपना जो सिक्का था उस पर अपना आकृति बनवाया, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। तो वो थोड़ा क्या किया कि अब उस चीज़ को, जो सिक्का चल रहा था उस पे अपना और अपने जो उसकी बीवी थी नूरजहां, उसका नाम लिखवा दिया सिक्के पे और जो अपना आकृति था उसको भी उसने उस पे बनवा दिया। ठीक है, सबसे बड़ा सिक्का
संसब, ठीक है, संसब सोना का था। जो सबसे बड़ा सिक्का था वो संसब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था, ठीक है। और जो स्वर्ण यानी कि सोना था उसका सबसे प्रचलित सिक्का की अगर बात करें तो क्या था, इलाही था। जो इलाही था वो स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था, ठीक है। अगर मुगल कालीन जो अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसका जो बेस क्या था, आधार क्या था, तो वो था चांदी का सिक्का, ठीक है, वो चांदी का सिक्का था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था, ठीक है। अगर दैनिक यानी कि रोजमर्रा के लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया में 40 दाम होते थे, ठीक है। तो जो दाम हुआ करता था तांबे का जो बनाया गया सिक्का उसको दाम कहा गया। और 1 रुपया में कितने दाम होते थे, तो 40 दाम होते थे। मुगल सेना, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे दिया गया है कि जो मुगल की सेना थी वो 4 भागों में विभक्त थी, ठीक है। जो मुगल की सेना थी टोटल 4 भागों में वो विभक्त थी। जैसे कि हमारा देश का भी सेना है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन नेवी। तो इस तरह से उसका भी क्या था, 4 सेना, चार चार भागों में जो सेना थी वो विभक्त थी। एक तो पैदल सेना, दूसरा घुड़सवार सेना, तीसरा तोपखाना एवं चौथा हाथी सेना, ठीक है। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना, तो ये 4 जो थे वो विभक्त थे मुगल के सेना 4 भागों में। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी, ठीक है। तो जो मुगल काल का जो सैनिक व्यवस्था था वो पूर्ण रूप से कहा क्या था, तो मनसबदारी प्रथा पर आधारित था। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। और जो मनसबदारी प्रथा था उसे किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो चलिए यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। देख लेते हैं एक बार कि कितना देर वीडियो हो गया। तो वीडियो हमारा 16 मिनट का हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसमें कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर को समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो दिया गया कि 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर मनसब प्राप्त करने वाले आमिर ए आजम कहलाते थे, ठीक है। तो जो 10 से 500 तक जिसको भी मनसब मिलता था उसे मनसबदार कहा गया। और 500 से 2500 तक जो मनसब जिसे मिलता था उसे उमरा कहा गया। और 2500 के ऊपर जिसे मनसब मिलता था उसे आमिर ए आजम कहा गया, ठीक है। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था, ठीक है। तो जो जात होता था उससे व्यक्ति के वेतन, ठीक है, और उस एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दोस्तों की संख्या का ज्ञान होता था, ठीक है। जो जो सवार पद था उससे जो घुड़सवार दस्ते थे उनका उनकी संख्या का ज्ञान होता था, ठीक है। और जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की, ठीक है। तो जो जहांगीर था, जहांगीर ने क्या किया कि सवार पद में 2 अस्पा, ठीक है, 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महाबतखा को दिया गया। और सबसे पहले जो ये पद है किसे दिया गया, तो महाबतखा को दिया गया। यहाँ पे दिया गया कि मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं कौन कौन सी थी, चलिए देखते हैं। एक थी गल्ला बख्शी, दूसरा नसक और तीसरा जब्ती, ठीक है। तो जो गला बख्शी थी इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता था कि फसल का जो कुछ भाग होता था सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नसक में क्या होता था कि इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने से और उसे ले लिया जाता था, ठीक है। तो उसमें यह व्यवस्था बंगाल में थी। तो जो फसल खड़ी थी, ठीक है, यानी कि जो फसल अभी हो रही थी तो उसके आधार पर लगान अनुमान लगा के लगान ले लिया जाता था। और जब जैसे ही फसल कटता था उस समय उसे क्या किया जाता था, ले लिया जाता था। तो इस तरह से लोगों को नुकसान भी होता था। जैसे फसल अभी खड़ा है, हो रहा है, तो देख के अंदाजा नहीं लगा सकते हैं ना कि कितना होगा। बाद में क्या हो सकता है कि अगर मौसम गड़बड़ हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो उन लोगों को इस तरह से लॉस भी काफ़ी ज़्यादा होता था। अगर आगे देखें जब्ती, तो इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था जो नगद लिया जाता था, ठीक है। तो जो जब्ती था उसमें क्या होता था कि कितना फसल बोया गया है इस हिसाब से कर लिया जाता था, ठीक है। और वो क्या किया जाता था, नगद लिया जाता था, ठीक है, वो नगद लिया जाता था। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी उम्मीद करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से मराठों का उत्कर्ष पढ़ेंगे, ठीक है। तो मराठों के उत्कर्ष आगे के सेशन में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।